ईसाई मशीनरी के आने से थोड़ा शिक्षा में आगे आ गए थे। इसके लिए कंपैरिजन कर रहा हूँ, बस्तर ज़िला में यहाँ के अपेक्षा शिक्षा का स्तर कम था उस समय, क्योंकि यहाँ मशीनरी आई थी, इसलिए गांव-गांव में स्कूल खुला, इंटीरियर में अस्पताल खुला, इसलिए यहाँ थोड़ा शिक्षा का स्तर हुआ। उसका कारण हम लोग जब पीएससी दे और लगातार जब से मध्य प्रदेश बना तब से जब भी छत्तीसगढ़ एरिया से जो चयन होता था पीएससी में, कांकेर ज़िले से डीएसपी लोग ज़्यादा जाते थे। जैसे मैं अभी कांकेर ज़िले का हूँ, डिप्टी कलेक्टर आपके जसपुर से आते थे। तो इसलिए चूँकि धमतरी से टच में था ये ज़िला, रायपुर से नज़दीक में था कांकेर ज़िला, बस्तर का भाग था लेकिन टच में इधर का था। वैसे ही यहाँ शिक्षा के टच में रहे हैं, इसलिए जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी में और पीएससी की अन्य परीक्षा में आते थे उसका कंपैरिजन बता रहा हूँ, उसका फ़ायदा। इन सब चीज़ों को शिक्षित होने के बावजूद भी एक तो इस ज़िले की ज़मीन कम है, उपजाऊ कम है, जंगल ज़्यादा है, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है बनिस्बत कांकेर की अपेक्षा। उसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारे काम हुए, सरकार ने प्रयास भी किया, सिर्फ कागज़ में किया। कितने साल, 3 साल तक ये जो आपका सन्ना वाला रोड जाते थे, गणेश राम भगत के साथ उस मंत्री था, उस समय मैं यहाँ था, उस रोड में जाते थे, वो खुद बोलता था इस रोड को बनने के लिए कई बार पैसा निकला, बन गया, कागज़ में डामर बन गया, लेकिन आज तक डामर हुआ नहीं। तो ये दूरी के कारण, शिक्षित होने के बावजूद भी दूरी के कारण अनदेखा किया जाता था। और राजा जब लोग, मैं अभी भी बता रहा हूँ, वो लोग कभी पब्लिक के उन्नति की बात नहीं करते थे। कोई भी राजा हो भारत देश का, उनको ये मानना था कि अगर आपके शिक्षित कर देंगे, आर्थिक रूप से संपन्न कर देंगे, रोड बना देंगे, सब चीज़ सुविधा दे देंगे, तो ये लोग हमको पूछेंगे नहीं। सेम चीज़ भारत देश स्वतंत्र होने के बावजूद भी वही स्थिति है कि आपको अगर सब चीज़ दे देंगे, शिक्षित बना देंगे, रोड दे देंगे, अस्पताल दे देंगे, सब कुछ करेंगे, आप दुनिया को जानने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो फिर उनको पूछेगा कौन? नेता को पूछेगा कौन? विधायक के पीछे जाएगा कौन? हम तो इसलिए जाते हैं ना कि हमारी मांग पूरी करेंगे करके, और वो लोग इसलिए मांग पूरी नहीं करते कि मेरे पीछे आए। सही बात है। तो ये उस समय भी साजिश थी, अभी भी यही साजिश चल रही है। तो इस सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम लोग, हमारे पूर्वज लोग जल जंगल ज़मीन के ही लड़े, अपने जो संस्कृति बचाने की लड़े ना। कितने सारे 1200-1300 आंदोलन किए, मुस्लिम से लड़े, अंग्रेज़ों से सबसे ज़्यादा लड़े, वो ज़मीन जायदाद, जंगल ज़मीन बचाने के लिए लड़े थे ना। लेकिन भारत देश आज़ाद हुआ तब भी आदिवासी उसी के लिए लड़ रहा है। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है, ये सोचने की ज़रूरत है। आप लोगों को सोचो भी। और हम अभी भी चिल्ला रहे हैं, जल जंगल हमारा है, सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे सामने ही देखते देखते वो सब चले जा रहा है। और इन्हीं नेताओं के और इन्हीं हमारे साथ के विधायक लोगों के सामने जा रहा है। हम पढ़े लिखे के सामने जा रहा है। समाज क्या करेगा? आंदोलन करेगा, रेल का चक्का जाम करेगा, यही तो करेगा ना। नियम कानून तो बनाएगा नहीं समाज। नियम कानून तो बनाएगा जो हम जिसको चुन के भेजते हैं वही, लेकिन वो लोग हमारे हित को नहीं बना सकते। कितने बार कम से कम हम लोग चड़क चक्का जाम कर दिए, मुख्यमंत्री से मिल लिए, तो हमारे जो विधायक हैं उनसे बताया कि हमारा 23 सूत्री मांग है, उसमें एक भी तो पूरा करो, किसी ने नहीं किया। जबकि कांग्रेस ने पहली जो 5 साल बीता उसके पहले वादा किया था 2018 में कि हम जब रावण भाटा में मीटिंग हुई थी उसमें, उस समय ये लोग थे, मैं तो नौकरी में था, उन लोगों ने लिखित में आज भी है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सब मांग पूरी करेंगे। इसमें सब जितने विधायक मंत्री सब लोगों का दस्तखत है उसमें, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य की बात देखो, हमारा हक छीन लिए। 750 छानबीन समिति ने जांच करके सिद्ध पाया है कि ये आदिवासी नहीं हैं। और उसमें कई लोग कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए, कई लोग अभी भी डीआईजी हैं, कई लोग कलेक्टर हैं और भी विभाग में बड़े बड़े पद पे हैं। सिद्ध हो गया जांच में। सरकार को कितने बार आंदोलन जब भी किए, बोले लिखित में दिए। वर्तमान में विधायक जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी हम लोग उसके बंगले में जाके दिए हैं। आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। एक तो जब भी दबाव बनाएगा समाज तो जाके एक तो कमेटी बना देंगे। अभी भी देखे हो, एक तो 2 कमेटी बना है, उसमें हमारे ही लोगों को ऊपर डाल दिए हैं।
फिर वही भूपेश बघेल जैसे कहेगा ऐसे हम भी, तुम्हारे आदमी थे, तुम्हारे ही लोग कुछ बनाए थे, तुम ही लोग नहीं किए तो हम क्या करेंगे बोल देंगे। कैसे कैसे टाल, जैसे भूपेश बघेल कहता था। तो ये सोचिए आप लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ हम लोगों को ठग रहे हैं। आरक्षण कितना ज्वलंत मुद्दा है। आप सोच रहे हो आरक्षण कहने के लिए है, लेकिन समाज के जो जो भारत देश के बड़े बड़े पद में कौन लोग हैं? आरक्षण वाले हैं क्या? नहीं है ना। एक तो कहाँ तो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, उस दिन मैं देखते देखते कहीं से निकला था, तो उसमें कहने के लिए आरक्षण आरक्षण, इनको ख़त्म करो ख़त्म करो। अरे जिनको आरक्षण दिए हो उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा है। बाकी अनारक्षित वर्ग के, खासकर जो देश में 3.5% पंडित लोग हैं, उन लोगों का राज्य चल रहा है, वही लोग देश चला रहे हैं। आरएसएस को कौन चला रहा है? बजरंग दल को कौन ऑपरेट कर रहा है? शिवसेना को कौन ऑपरेट कर रहा है? 52 ठो इनके आनुवंशिक संगठन हैं, बीजेपी सब मिला के आरएसएस के। उनको कौन चला रहे हैं? नागपुर वाले चला रहे हैं, मोहन भागवत एंड कंपनी, वही चला रहे हैं ना। अब देखिए, आप सोचिए, लोकसभा में 80% पंडित लोगों की भागीदारी है, राज्यसभा में 96%, चूँकि राज्यसभा में चुनाव होता नहीं, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता ना, इस वो कहने के लिए, खाना पूर्ति के लिए होता है। 96% वो लोग हैं। कैबिनेट सचिव 33% ये लोग हैं। मंत्रियों के सचिव 54%, अतिरिक्त सचिव 62%, पर्सनल सचिव 70%, सरकारी नौकरी में 72%, और मंदिर का तो जान ही रहे हो 100% है ये। बैंकों में 57% है। राजदूत जो हैं 81% पंडित ही लोग हैं। आईपीएस आपके 61% लोग हैं। आईएएस 72% लोग हैं। अब सोचिए कहाँ कहाँ हैं। बाकी टीवी की तो बातें ही नहीं कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे चीज़ें सब उन्हीं का ही कब्जा है। कहने के लिए आरक्षण दे रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ हम लोग कागज़ में पा रहे हैं, अब हकीकत में धरातल में नहीं पा रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस बीजेपी ही हमारा हितैषी है सोचते हैं और वोट देते हैं, लेकिन वही हमारे अहित कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा आप बताइए। जंगल का कानून बदल दिए, इस ज़िले में 5वीं अनुसूची लागू है, पेशा एक्ट लागू है, बस्तर और सरगुजा संभाग में स्थानीय आरक्षण चल गए। आप लोगों को पता है कि नहीं? आप लोग पता है? आप लोग पता है? अरे हाँ नहीं तो बोल। नहीं पता है कि नहीं है? हाँ, तो यही है। जब हाँ आप सोओगे तो आपका बच्चा भी सोएगा ना, हम जगाएंगे तो अपना बच्चा भी जगेगा ना। तो वो जागने का समय आया है। स्थानीय आरक्षण में बस्तर और सरगुजा संभाग के लिए स्पेशल रूप से तृतीय वर्ग और चतुर्थ श्रेणी के जो नौकरी होती है, जिनमें चपरासी, गुरुजी, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह है ना, इसमें भर्ती इन्हीं संभाग के लोगों का होता था। इन्हीं जिले, जैसे आपके ज़िले का है तो इसी ज़िले का ही होगा जो वैकेंसी निकलेगा तृतीय और चतुर्थ का। वो सब ख़त्म कर दी। अब तो पूरे छत्तीसगढ़ के आ गए। एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, बस्तर में 4440 पद निकला था, गुरुजी पद तृतीय श्रेणी का। उसमें बस्तर संभाग के कितने लोगों का हुआ होगा बताइए तो, कोई बताएगा? सिर्फ 245 लोगों का हुआ, बाकी सब बाहर जिले के चले गए। तब बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं? नक्सल बनेंगे कि नहीं? चोरी डकैती बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जब वहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो चमड़े को जूता वाले संभाल लो भैया, नहीं तो भिंग जाए। हमारा तो ठीक है। तो उसमें आप सोचो, स्थानीय भर्ती से कितना हमारे लोगों को लाभ था। उसमें हमारे आदिवासी कोई नहीं, सभी उसमें पंडित, छात्री, ठाकुर, सब लोगों का लाभ था, लेकिन सब खत्म कर दिए। और विडंबना देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए हमारे क्या छत्तीसगढ़ में आदमी नहीं थे क्या? भारत देश से आदमी मंगाए। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती होने लायक नहीं है छत्तीसगढ़ में। पूरा ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन मंगाए। हॉस्टल वार्डन के पद था, उसके लिए इंडिया लेवल पे आवेदन मंगाया गया। क्यों मंगाया गया? यहाँ का आदमी नहीं है हॉस्टल वार्डन बनने के लिए, इसलिए न मंगाया गया कि उनको बाहर से आएंगे, पैसा ज़्यादा देंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं देना है। कहाँ कहाँ ठग रहे हैं आदिवासी के साथ साथ में छत्तीसगढ़िया लोगों को, क्योंकि इनकी पार्टी से मतलब है उनको तो आपके समाज से मतलब नहीं है, ना आदिवासी से मतलब नहीं है। उन लोगों को वोट पाना भर है बस। 5वीं अनुसूची में प्रभावित में आप देखिए, बीजेपी कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू किया, कोई धरातल में दिखता है?
कोई सरकारी विभाग, जिसमें 19 विभाग लगभग प्रभावित होते हैं पेशा एक्ट में, 19 विभाग में आज तक सरकार के तरफ से या विभाग प्रमुख के तरफ से संबंधित जिलों को कोई भी गाइडलाइन आज तक नहीं गया है कि पेशा एक्ट के मंशा के अनुसार आप लोग काम करें। उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, कोई आज तक परिपत्र जारी नहीं हुआ तो कौन करेगा। तो वैसे संविधान में लिखा हुआ है आरक्षण, जैसे ये पेशा एक्ट बता रहा हूँ वैसे संविधान में लिखा है। वो तो सब एक सांसद जी पहले बोलते थे इस कागज़ में, संविधान में सब लिखा रहेगा आरक्षण, लेकिन आरक्षण कैसे ख़त्म हो जाएगा आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और ये देखने में आ रहा है। कल भी मैं बलरामपुर में पूछ रहा था, एयर इंडिया का मालिक कौन है अभी, कौन बताएगा भाई? कोई भी बताओ, कोई भी बताओ ना भाई। नहीं, एयर इंडिया जो हवाई जहाज़ चलत इस पहली, टाटा ले है अभी, वो पहले का कर रही से भारत सरकार के पास रही से, भारत सरकार के एक उपक्रम रही से वह बोला बेच दीस। वो इसने भारत सरकार नरेंद्र मोदी है 36 विभाग लब बेच डारे है। तो वो 36 विभाग है का है सरकारी रही से, अर्ध सरकारी सरकारी रही देते मतलब बेच दी। जैसे रेल है, हवाई अड्डा है, बंदरगाह है और भी बहुत सारे चीज़ें। BSNL को बेच दिया। तो उसमें हम लोगों को नौकरी मिलता था, आदिवासी ST SC OBC सबको नौकरी मिलता था ना आरक्षण के कारण। अब वो तो सब प्राइवेट आदमी लोग बेच दिस, तो मैंने आरक्षण दी अडानी अंबानी हमला। वो तो पहले से हम लोग खुन्नस खाए हैं सरकारी दामाद कह के, अब तो लात मारी साले बहुत खाए हो ऐसे करके। ये स्थिति आने वाला है और आगे है, और आने वाला 10 साल में एक भी नहीं बचेगा, आप लोग समझ लीजिए। ये कांग्रेस बीजेपी जब एयर इंडिया को बेच रहे थे तो कांग्रेस वाले विरोध क्यों नहीं किए? क्यों नहीं किए विरोध? रेल को बेच रहा था तो कांग्रेस वाले क्यों विरोध नहीं किए? वो जो दोनों नहीं चाहते हमारी भलाई कि आरक्षित वर्ग को मिले करके। और अभी बोल रहा है चुनाव आगे वोट पाना हारने के डर से जाति गणना करनाएंगे, 50% का आरक्षण को ख़त्म करेंगे। ये दुनिया भर के भाषण दे रहा है। अभी तुमको 75 साल तक किसी ने मना किया था क्या 50 का बंधन छोड़ने के लिए? कांग्रेस को किसी ने मना किया था क्या? अभी क्यों चिल्ला रहे? अभी चिल्ला के इसलिए रहे हैं कि तुमको चुनाव हारने का डर है, जाति जनगणना कराएंगे, 50 का आरक्षण ख़त्म करेंगे, बहुत सारे सर्वे कराएंगे बोल रहे हो। इतने साल तक राज्य किए तब चिंता नहीं थी आदिवासी और रिजर्व कैटेगरी वालों की। अभी जब कुर्सी खिसकने लग जा रही तब देखिए, आप सोचिए, ये कांग्रेस बीजेपी को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे सिर्फ उनको सिर्फ वोट पाना है और राज करना है। अब तो पूरा सूचना संचार का समय आ गया, हर चीज़ मोबाइल में, हर चीज़ पेपर में आ रहा है। पहले जैसे अंधकार में नहीं थे, जब हम लोग छोटे छोटे जब ये टोरी तेल के दिया में पढ़ते थे, लालटेन नहीं था। हम लोग जब कॉलेज पढ़े तब लालटेन में मिला हम लोगों को। अभी के बच्चों को सब चीज़ है फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमारे पास तो कोई गाइड करने वाला नहीं था कि कोई ऐसे पढ़ो ऐसे करो, बताने वाला नहीं था। खुद अपने स्तर पे पढ़े लिखे और किए। अभी के बच्चों को सब सुविधा मिल रहा है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ रहे हैं। कारण क्या है? खासकर लड़का मन की बात कहा था। सब आजकल के लड़का मन सब दारूबाज हो गए। लड़की मन ओकर से अच्छा है, कम से कम तो वो मन में खराब आदत नहीं है। और ओकरे से थी हम लड़की मन ज़्यादा गलत पढ़ाते हैं लड़का के अपेक्षा। पढ़ाते कि नहीं? जब लड़की लोग पढ़ सकते हैं तो लड़का लोग क्यों नहीं पढ़ सकते भाई? वो मन में जो सामाजिक बुराई है ना, वो जल्दी आ जा रहा है आजकल। और सबसे ख़राब चीज़ ये मोबाइल है। होकर मोबाइल के अच्छाई ल छोड़ देते हैं, बुराई ल पकड़ लेते। तो ये हमार जवाबदारी है माँ बाप के। ये मन लड़का मल हमार वाच नहीं करन और हमार बात ला माना ही नहीं। ओकर से नहीं माना है कि आजकल माँ बाप ला फुर्सत है अपन बेटा ला देखे के, ना बेटी के देखे के। अपन मन मर्जी अपन नौकरी, 2 जन पति पत्नी नौकरी हो गए तो दोनों चल दिए। दिन भर बच्चा क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है। शाम को आया, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जब बच्चा खाने पीने घूमने यारी दोस्ती करने लायक हो ना, तो ज़रूर उसके जेब को एक दिन चेक कर लिया करो। बेटा शाम को आया तो क्या है, एक बार मुंह को सूंघ लिया करो कि क्या बेटा कुछ रख के तो नहीं आया है, कुछ खा पी के तो नहीं आया है। नहीं तो देर में आया, आप लोग भी खा के सो गए, बच्चा भी आके सो गया, ख़त्म। तो इसलिए बच्चों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग हमको सुने, बोलने का मौका दिए, इसलिए आप सभी जिला वासियों को, सामाजिक बंधुओं को मोर तरफ से आभार, धन्यवाद। जय जोहार।